नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराणा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये हमारी क्लास नंबर 14 होने वाली है। इससे पहले मैं आपकी 13 क्लास करा चुका हूं। अगर अभी तक वो आपने 13 क्लास नहीं देखी है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। तो दोस्तों, वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। वहीं पर हमने क्या है, यूपीएसआई के मैथ्स के पीवाईक्यू लेकर 1991 से और 2021 तक यहीं पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने आज की क्लास नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्लास नंबर 14। क्लास नंबर 14 का मैं आपके समक्ष पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी पुस्तक है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 गीत का संकलन। ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में। ऑप्शन डी प्रतिहार वंश के बारे में। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। पहले के भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दिया करूंगा और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट के आधार पर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का इतिहास। अब हम थोड़े से जो है राज तरंगिणी पुस्तक के बारे में देखते हैं। कौन सी पुस्तक? राज तरंगिणी। राज तरिंगिनी। ठीक है। रास तरंगिणी। रास तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है इसके कल्हण। कल्हण। और रास तरंगिणी पुस्तक किस पर आधारित है? तो इसमें आपका कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है? अर्थ। तो राज तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। और ये राज तरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें है आपके 8 सर्ग। ये 8 सर्गों में क्या है? विभक्त है। और इसमें 8000 प्लस श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? श्लोकों की संख्या अगर मैं बात करूं तो इसमें 8000 प्लस श्लोक इसमें दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक के बारे में पूरी तरीके से मैं चर्चा करूं तो मैं एक ट्रिक के आधार पर आपको बता देता हूं। के आर। के के आर क्या है? के आर। के फॉर क्या है? कल्हण। के फोर क्या है? कश्मीर का इतिहास। और आर फोर क्या है? राज तरंगिणी। तो आप के आर से पूरी समरी याद कर सकते हो इसके बारे में। यानी ये कल्हण द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। और राज तरंगिणी इसका नाम है। यहीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में और पूछा जाता है। संस्कृत की पहली पुस्तक या संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक की पहली पुस्तक कौन सी है? यहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसका नाम है अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी। अध्यायी। अष्ट अध्यायी क्या है? ये संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। और अष्ट अध्यायी के लेखक है आपके पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ठीक है। इस अष्ट अध्याय पुस्तक में क्या है? आपके 8 तो है इसमें अध्याय। अध्याय इसमें 8। और पाणिनि को क्या है? संस्कृत का जनक कहा जाता है। संस्कृत भाषा का जनक कहा जाता है किसको? पाणिनि को। इसी पाणिनि ने क्या है? अष्ट अध्याय पुस्तक लिखी थी, जो कि संस्कृत की सबसे पहली पुस्तक है। यहां भी आप इसको याद कर लोगे SAP साहब के नाम से। ठीक है। यानी संस्कृत की पुस्तक है। एस मतलब संस्कृत की पुस्तक। A4 नाम है अष्टाध्यायी और P4 लिखा है पाणिनि ने। वहीं ऊपर मैंने बताया था के आर कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है राज तरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, अगर इतना फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछता है इससे संबंधित, तो आप इसका राइट आंसर लगा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई मैं। दो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका? सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। राजा रणजीत सिंह, राजा दिलीप सिंह, राजा खड़क सिंह या राजा जय सिंह। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा रणजीत सिंह। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा देखते हैं सिख साम्राज्य के बारे में। पंजाब का सिख साम्राज्य है। सिख साम्राज्य कहां था ये? तो ये था आपका पंजाब प्रांत में। पंजाब। ठीक है। अगर मैं सिख साम्राज्य के संस्थापक की बात करूं, संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? देखो, इस समय बहुत सारी मिसल थी, जैसे भंगी मिसल, सुकर चुकिया मिसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राजा रणजीत सिंह जो है वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। सुकर चकिया मिसल।
शुकर-चकिया, मिसल से इनका संबंध था। देखो राजा रणजीत सिंह क्या है ना, ये अनपढ़ थे, लेकिन सभी विद्वानों का भाई ये क्या करते थे, सम्मान करते थे। इनकी अगर मैं राजधानी की बात करूँ, राजधानी, तो इनकी 2 राजधानी हुई है। कौन-कौन सी? एक तो होगी इनकी अमृतसर, अमृतसर, और एक राजधानी थी इनकी लाहौर, लाहौर। अमृतसर आपको पता है ये धार्मिक राजधानी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका स्वर्ण मंदिर है, और लाहौर से ये अपना प्रशासन संभालते थे। तो ये इनकी प्रशासनिक राजधानी होती थी। ठीक है? अब मैं आगे बात करता हूँ इनके कथन के बारे में। ये एक कथन के आधार पर कुछ बातें कहते हैं। इनका कथन क्या था? ये मैं आपको बता दूँ, एक आँख से अंधे थे, लेकिन फिर भी कहते थे कि मैं एक आँख से अंधा हूँ, अर्थात प्रभु ने मेरी एक आँख छीन ली, मैं फिर भी सभी लोगों को एक समान देखता हूँ। यानी ये कहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को कैसे देखता हूँ? एक समान देखता हूँ, एक समान देखता हूँ। बेशक प्रभु ने मेरी आँख छीन ली। आँख इनकी क्या है ना, एक चेचक के कारण ही बचपन में इनकी आँख चली गई थी भाई। ये स्टेटमेंट भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको पता है कि जो आपका पंजाब का सिख साम्राज्य है, उसको 1849 में इसका समाप्त हो जाएगा, जब जब क्या है, डलहौजी जो है, इसे अपने प्रांत में मिला लेगा, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेगा। किसको? आपके पंजाब प्रांत को। कौन-सी संधि के तहत? तो संधि होगी इसमें आपकी लाहौर की संधि, लाहौर की लाहौर की संधि। और इस समय जो पंजाब का शासक रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? तो दिलीप सिंह। दिलीप सिंह क्या है, ये अंतिम अंतिम शासक होगा आपका दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के साथ उसकी माँ जिंदल, उसकी माँ थी जिंदल, और दिलीप सिंह को भेज दिया जाएगा कहाँ? ब्रिटेन, ब्रिटेन। और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सिख साम्राज्य का क्या हो जाएगा? सिख साम्राज्य का पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा भाई। ठीक है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई अब। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? प्राचीन कालीन संगम साहित्य में दक्षिण भारत के राजवंशों में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ठीक है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। चोल, चेर, पांड्य या राष्ट्रकूट। क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन कालीन संगम साहित्य में दक्षिण भारत के राजवंशों में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आपका जो प्राचीन कालीन संगम साहित्य था, संगम साहित्य, संगम साहित्य, संगम साहित्य क्या था? अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से ये दक्षिण भारत का तमिल साहित्य था, तमिल साहित्य। यहाँ दूर दूर से लोग इस संघ में शामिल होने के लिए आते थे। और संगम साहित्य में आपको 3 वंशों की चर्चा मिलती है। कौन सी? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है जी? और इसके संगम साहित्य के 2 महाकाव्य आपकी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन-कौन से महाकाव्य? महाकाव्य। 2 महाकाव्य आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपका शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, और एक आपका मणिमेखले, मणिमेखले। ठीक है भैया? शिल्पाधिकारम के जो लेखक हैं वो हैं आपके इलांगो आदिगल, इलांगो इलांगो आदिगल, आदिगल। देखो ये किताब में भी क्वेश्चन पूछा था भाई कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, और मणिमेखले के लेखक आपके शीतले शीतले सतनार, शीतले सतनार। ठीक है भाई? इतने क्वेश्चन आपसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो संगम साहित्य की पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि जो आपकी 3 3 जो आपकी बैठकें हुई थी, उन बैठकों में कौन-कौन से अध्यक्ष थे, उन बैठकों में कौन-कौन से कहाँ-कहाँ ये बैठक हुई थी, और ये बैठक क्यों हुई थी भाई? और चोल देखेंगे, चेर देखेंगे, पांड्य देखेंगे, उनका पूरी तरीके से हम विधिवत तरीके से मैप देखेंगे कहाँ-कहाँ ये विस्तृत है भाई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आपका आंध्र प्रदेश। बच्चे वाला क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में पड़ता है। थोड़ी सी हम बात करते हैं ये शिव समुद्रम जलप्रपात की। शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात तो कौन सी नदी पर पड़ता है भाई ये? तो शिव समुद्र जलप्रपात है आपकी कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। और कहां पड़ेगा भाई? ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में, कर्नाटक। अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा
जलप्रपात, जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। और भाई सबसे ऊँचा है, तो कितना ऊँचा है भाई ये? तो ये आपका 455 मीटर ऊँचा, 455 मीटर ऊँचा। और ये जलप्रपात कौन-सी नदी बनाती है? तो बराही नदी, बराही नदी। ठीक है भाई। अगर ये तो हो गया आपका इंडिया का। अगर मैं भारत पूरे विश्व की बात करूँ कि विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात, सबसे ऊँचा जलप्रपात, तो वो कौन-सा भाई आपका? विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात आपका एंजोल जलप्रपात, एंजोल जलप्रपात या एंजोल फॉल्स, फॉल्स। अब एंजोल जो फॉल्स सबसे ऊँचा जलप्रपात है पूरे विश्व का, तो कितनी ऊँचाई होगी भाई इसकी? तो लगभग 970 से ऊँचा है, वैसे तो 979 मीटर के आसपास है। और कौन-सी नदी बनाती है भाई? तो चुरुन नदी, चुरुन नदी ये बनाती है। और कौन से देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी है आपकी कराकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? माउंट रेनियर ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया या आपका ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में पड़ता है कौन-सा? माउंट रेनियर ज्वालामुखी। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ भारत में कौन-कौन से ज्वालामुखी हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, भारत में कौन-कौन से ज्वालामुखी हैं? ज्वालामुखी। तो भारत में आपको बताऊँ 2 ही ज्वालामुखी हैं। कितने? 2। एक तो है आपका बैरन ज्वालामुखी, बैरन, बैरन। और एक है आपका नारकोंडम, नारकोंडम। ठीक है भाई। और बैरन जो है बैरन, ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। और नारकोंडम कैसा है? ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है? अंडमान निकोबार क्षेत्र में आपके ये पड़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्वालामुखी जो है, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय या आपका जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। दूसरा आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त। और तीसरा है आपका शांत ज्वालामुखी, शांत। सक्रिय क्या है? इसमें हमेशा आपको उद्गार देखने को मिलेगा, हमेशा। प्रसुप्त क्या है? ये थोड़ी देर के लिए क्या है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, लेकिन इसमें भी होता रहता है। और शांत क्या है? ये बिल्कुल शांत है, इसमें बिल्कुल भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है भाई। ठीक है? अब आप मुझे बताओगे कमेंट के माध्यम से कि ऐसा कौन-सा देश है, ऐसा कौन-सा देश है जिसमें ज्वालामुखी ही नहीं आते भाई? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं अब। नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या आपका 4 बार। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की प्रस्तावना। प्रस्तावना, देखो जितना आपसे ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है, मैं आपको उतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ भाई। अगर मैं और आपको ज़्यादा बताऊँगा, फिर मैं क्या है इसकी इसकी वीडियो की लेंथ हो जाएगी लंबी। ठीक है भाई, प्रस्तावना में अगर मैं किसकी बात करूँ? संशोधन की बात करूँ, संशोधन। तो कितनी बार संशोधन हुआ भाई? तो इसमें 1 बार संशोधन हुआ, 1 बार। कौन-सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। जो ये एक बार संशोधन हुआ ना, ये 42वां संविधान संशोधन ही हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द? 3 शब्द। कौन-कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन-सा? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपकी अखंडता, अखंडता, अखंडता। यानी मैं एक बात और आपसे कहूँ, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द नहीं थे, अर्थात मूल प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन-कौन से शब्द नहीं थे, तो ये 3 शब्द नहीं थे, जिसका नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपकी अखंडता। क्यों? क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे भाई। ठीक है? अब एक डिबेट उठी कि भई क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? क्या? प्रस्तावना, 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 सॉरी, प्रस्तावना। पर तो 2 डिबेट यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहला आपको एक केस मिलेगा 1960 का। 1960 का कौन-सा केस? आपका बैरूबाड़ी केस, बैरूबाड़ी केस। और एक केस आपको मिलेगा 1973 का, 1973 का
केशवानंद केस, केशवानंद केस। बेरुबाड़ी केस में कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना प्रस्तावना ये क्या है? ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं। और जब ये संविधान का अंग है ही नहीं, तो भाई इसमें संशोधन भी नहीं होगा, इसमें संशोधन भी नहीं होगा। लेकिन बेरुबाड़ी केस 1960 के निर्णय को पलटते हुए केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलट दिया और इसमें कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो क्या है? वो संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, का अंग है। जब ये संविधान का अंग है, तो इसमें क्या है? इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी इसमें किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं होगा, लेकिन मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो मूल ढांचे का सिद्धांत भी जो है, वो केशवानंद बनाम 1973 से ही मिला है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा वो है जो प्रस्तावना में मौलिक तत्व है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, परंतु निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी ये जो आपके मौलिक सार है, यानी एक प्रकार से जो सार है, सार तत्व है, यही क्या है? यही आपका मूल ढांचा है भाई। ठीक है? और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना हमने ली है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। देखो भाई, जितना आपसे पूछ सकता है परीक्षा में उतना मैं आपको बता रहा हूँ। कहने के लिए तो मैं प्रस्तावना आपको पूरी पढ़ा दूँ भाई, लेकिन थोड़ा-सा भाई समय का दायरा है, इसलिए मैं थोड़ा-सा रुका हुआ हूँ भाई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? स्मॉग क्या है? स्मॉग क्या है? ऑप्शन ए ओज़ोन और धुआँ, ऑप्शन बी वाहन प्रदूषक, ऑप्शन सी कोहरा और धुआँ, ऑप्शन डी कोहरा और ओज़ोन। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है कोहरा और धुआँ। कोहरा और धुआं मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्मॉग, स्मॉग। और स्मॉग क्या है? स्मॉग एक प्रकार का आपका वायु प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक? वायु प्रदूषक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च उपज देने वाली बीज प्रकार है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराइज तेज या अंकुर। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, लरमा रोजो। लरमा रोजो क्या है? लरमा रोजो पहली बात तो गेहूं की एक प्रजाति है, गेहूं की। दूसरा ये क्या है? ये उच्च उपज बीज है, उच्च उपज बीज, यानी उच्च उपज बीज है। इसमें पैदावार बहुत ज्यादा होती है। और लरमा रोजो ने क्या है? इसने हरित क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, हरित क्रांति। ठीक है भाई। और हरित क्रांति कौन से खाद्यान्न फसल से ज्यादा उपजी? तो गेहूं और आपका चावल। गेहूँ और चावल जो खाद्यान्न थे, उन पर ज़्यादा फ़ोकस किया गया। अगर मैं कहूँ भारत के स्तर पर, तो भारत के स्तर पर जो है, वो कौन थे? तो वो थे आपके एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। अगर मैं विश्व की बात करूँ, तो विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। ये क्या है? अगर मैं बात करूँ भारत में हरित क्रांति के जनक, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करूँ कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? निम्नलिखित में से एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। अवरक्त तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, ध्वनि तरंगे या कैथोड तरंगे। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं? वे तरंगे जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कंपन होता है, तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो एक तो होगी आपकी अवरक्त तरंगे, दूसरी आपकी जो है रेडियो तरंगे होगी, जो कि चुंबकीय तरंगे होती हैं। दूसरी आपकी माइक्रोवेव होगी, माइक्रोवेव, ये भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। आपकी अवरक्त मैंने आपको बता दिया है, दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे और पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी, पराबैंगनी। यहाँ तक क्या आपकी एक्स-रे, एक्स-रे भी क्या है? वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है और यहाँ तक गामा किरणें, गामा किरणें भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे दिमाग में आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 639, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 24। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है 639, ऑप्शन नंबर ए। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। 206 क्या है? 206 आपकी हड्डी। 46 क्या है? 46 है गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र।
और 24 क्या है? 24 आपकी पसलियाँ, पसलियाँ। 12 जोड़ी पसली होती हैं। अगर मैं छोटे बच्चे में बोलूँ, जो बच्चा नवजात शिशु होता है तो उसमें 300 हड्डी होती है। कितनी हड्डी? 300 हड्डी। अगर मैं आपका और एक क्वेश्चन बोलूँ मस्तिष्क, मस्तिष्क का वज़न कितना होता है मस्तिष्क का? तो जो आपका मनुष्य होता है, मनुष्य, उसमें लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम ये मस्तिष्क का वज़न होता है। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ महिला, तो महिला में क्या है, वो 50 ग्राम क्या होता है, कम होता है, लगभग 1250 ग्राम के करीब होता है। अगर मैं नवजात शिशु की बात करूँ, कि नवजात शिशु में मस्तिष्क का वज़न कितना होता है, तो 350 से लेकर 400 ग्राम। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ कि जो दिल है हमारा दिल, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ जो आपका होमवर्क होने वाला है। क्या है आपका होमवर्क? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 61। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट के बॉक्स में बताओगे। और जो पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आकाश का रंग किसके कारण होता है? तो उसका राइट आंसर है परकिरण थी। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये थी आपके समक्ष 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज। देखो कहने के लिए भाई 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 के अलावा आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारी मिल गई है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है कि भाई वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस। वो हमेशा क्या है ना, वो हमेशा नॉलेज गेन करने पे लगे होते हैं भाई, नॉलेज। देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई नॉलेज को भी गेन करो और भाई प्रैक्टिस भी करते रहो, तब जाकर मिला-जुला आपका क्या है, आपकी सक्सेस तैयार हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।